Okay, so I welcome you all in another lecture of BSc Practicals. BSc के प्रैक्टिकल्स हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें हम लोगों ने अभी तक कैलेंडर एंड बर्न्स करा, बार पेंडुलम करा फॉर सेमेस्टर 1 और थर्मल कंडक्टिविटी यूजिंग बैड कंडक्टर। ऐसे दो चार प्रैक्टिकल्स हम लोगों ने काफी सारे डिस्कस करे हैं। उन्हीं लिस्ट में आज एक नया प्रैक्टिकल आ गया है सर्ल्स एपरेटस का। ये ये एक्सपेरिमेंट जो है ये सेम टू सेम कैलेंडर एंड बर्न्स की कॉपी है। कैलेंडर एंड बर्न्स में जहां हम जे की वैल्यू कैलकुलेट कर रहे हैं, कैलेंड यहाँ पे हमें कंडक्टिविटी, थर्मल कंडक्टिविटी कैलकुलेट करनी है कॉपर की। काम वही है जो हम उसमें कर रहे थे। वहां हम 2 थर्मामीटर से कर रहे थे, यहाँ हम 4 थर्मामीटर से करेंगे। वहां का फॉर्मूला थोड़ा सा डिफरेंट था, यहाँ का फॉर्मूला थोड़ा सा डिफरेंट है। लेकिन इनका जो एक मेन मकसद जो है वो ये है इंसान का समय बर्बाद करना। इन 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 वाले एक्सपेरिमेंट्स में सबसे बड़ा जो मकसद है वो यही है कि आपको बैठे रहना है और वेट करना है कि ये वाले सारे के सारे थर्मामीटर कांस्टेंट हो जाएं, जैसे कैलेंडर एंड बर्न्स में होना था। तो बिना टाइम वेस्ट करे इन एक्सपेरिमेंट्स को भी समझते हैं। तो एम हमारा नॉर्मली वही है, टू डिटरमाइन द थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ कॉपर यूजिंग सर्च एपरेटस। क्या क्या हमारे को चाहिए इसमें तामझाम? तो सर्च थर्मल कंडक्टिविटी एपरेटस, आप ये नीचे ओरिजिनल फोटो देख रही है, फोटो देखते रहिए और ध्यान से इसको देखिए। ये जो वुडन बॉक्स है ये वो एपरेटस है, सर्च थर्मल कंडक्टिविटी एपरेटस, ये वो डब्बा है। 4 थर्मोमीटर, 4 थर्मोमीटर आपके लगे हुए हैं। स्टीम बॉयलर, ये आप कॉपर का एक हीटर के ऊपर बॉयलर देख रहे हैं, वो आपका स्टीम बॉयलर है। मेजरिंग सिलेंडर, वो आप ऊपर देख रहे हैं एक स्टील का सिलेंडर टाइप लगा है, आप उसको ले सकते हैं। एक्चुअली वो कांस्टेंट टैंक है। मेजरिंग सिलेंडर आपका जो बीकर होता है, नॉर्मल बीकर जो प्लास्टिक का होता है या ग्लास का, बोरोसिल का बीकर आता है वो वाला। कांस्टेंट वाटर लेवल टैंक, वो स्टील वाला आपका वो लगा हुआ है। पिंच कॉक, पिंच कॉक आपका वो होता है जिससे आप फ्लो को कंट्रोल करते हैं, घुमाओ थोड़ा सा पानी कम हो जाएगा, खोल दो थोड़ा पानी तेज हो जाएगा, तो वो कॉक होता है पिंच कॉक। स्टॉप वॉच आपको चाहिए टाइम मैनेज करने के लिए, टाइम मेजर करने के लिए। रबर के ट्यूब्स आप लोग देख रहे हैं सब में लगे हुए हैं। एंड अ हॉट प्लेट, हॉट प्लेट वो प्लेट है जिसपे आप वो कॉपर का बॉयलर देख रहे हैं, उसके नीचे यहाँ पे हीटर लगा हुआ है, लेकिन आप एक हॉट प्लेट लगाते हैं जिससे वो गर्म होता है। तो ये आपका ओरिजिनल एपरेटस है। ठीक है, इस ओरिजिनल एपरेटस के हूबहू ही हम इसका डायग्राम देखेंगे और डायग्राम से इन चीजों को समझेंगे। थ्योरी क्या कहती है इसकी? थ्योरी भी वही चीज कह रही है कि हमारा टाइम वेस्ट कराओ। क्या मतलब है? A cell separator is to measure the thermal conductivity of a solid. कौन सा सॉलिड? कॉपर की हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं। हमें थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ अ सॉलिड कैलकुलेट करना है, यहाँ पे हम लोग कॉपर की बात कर रहे हैं, जो कि एक सिलेंड्रिकल फॉर्म में होगा। और हम इसमें थोड़ा सा आप इसे रीड करिएगा तो आपको समझ में आएगा कि इसमें बहुत सिंपल भाषा में ये चीजें लिखी हुई है। मैं सीधा यहाँ पे, वाटर एंटर्स द ट्यूब एट एंड अवे फ्रॉम द स्टीम चैम्बर एंड लीव आउट नियरर टू इट। Thermometer T3 and T4 are provided to measure the temperatures of outgoing and incoming water. जैसे याद है आपको कैलेंडर एंड बर्न्स में 2 थर्मामीटर लगे थे, एक से पानी एंटर कर रहा था तो एक टेम्परेचर नोट हो रहा था, दूसरे से पानी बाहर जा रहा था तो दूसरा टेम्परेचर नोट हो रहा था, और दोनों के टेम्परेचर्स के बीच में कुछ डिफरेंस था। सेम काम यहाँ पे T3 और T4 भी कर रहे हैं, क्योंकि एक तरफ से ठंडा पानी आ रहा है और दूसरी तरफ से गर्म पानी को लेकर वो बाहर निकल रहा है, तो इन दोनों टेम्परेचर्स में भी कुछ ना कुछ डिफरेंस आएगा, वो ये यहाँ पे नोट कर रहे हैं। फिर हमने देखो आगे बढ़ रहे हैं, 2 holes आर ड्रिल्ड इन द रॉड एंड द टेम्परेचर ऑफ द रॉड इज ऑल्सो measured at these places with the help of thermometer T1 and T2. अब रॉड है, रॉड में स्टीम आ रहा है, स्टीम आने की वजह से पूरा रॉड गर्म होगा, लेकिन रॉड के एक तरफ, मान लो ए की तरफ, रॉड ए की तरफ हमने स्टीम लगा रखी है और रॉड बी की तरफ हम लोगों ने वाटर फ्लो लगा रखा है। यहां से ए से बी तक जाने के बीच में भी कुछ ना कुछ टेम्परेचर होगा। उस टेम्परेचर को मेजर करने के लिए T1 और T2 हमारी सहायता करेंगे। तो हम T1 और T2 से सहायता लेकर उन दोनों टेम्परेचर्स को भी नोट करेंगे। ठीक है, स्टीम पास्ड इनटू द स्टीम चैम्बर
एंड द स्टीम ऑफ वाटर इज मेंटेन्ड। जितनी स्टीम एंटर कर रही है उतनी ही एंटर करती रहनी चाहिए। ये नहीं कि आप स्टीम को बदल दें कि थोड़ी सी फिर ज्यादा फिर थोड़ी सी, नो। कैलेंडर एंड बर्न्स और सेल्स एपरेटस की ये दो बड़ी प्रिकॉशंस हैं। कैलेंडर एंड बर्न्स में हम लोगों को कांस्टेंट फ्लो ऑफ वाटर मेंटेन करना है, और यहाँ पे हमें कांस्टेंट फ्लो ऑफ स्टीम मेंटेन करना है। स्टीम जितनी आ रही है उतनी ही आती रहनी चाहिए, उसको आप चेंज नहीं करेंगे बार बार, क्योंकि फिर हीट ऊपर नीचे हो जाएगी, वो गड़बड़ हो जाएगा मामला। हमारा टेम्परेचर कभी कांस्टेंट नहीं होगा, कभी बढ़ रहा है कभी घट रहा है, कभी बढ़ रहा है कभी घट रहा है। और जब ये आप एक्सपेरिमेंट करेंगे तब सर्दियों का टाइम होगा, तो ये दिक्कत करेगा फिर आपको, है ना। तो आपको ये समझना होगा। आगे बढ़ते हैं। Temperatures of all four thermometer rise initially and ultimately become constant when they reach steady state. जब steady state पहुंचेंगे तब constant हो जाएंगे। और steady state क्या होती है, अभी एक्सपेरिमेंट समझा के फिर समझाएंगे। Reading theta 1, theta 2, theta 3 and theta 4 are noted in steady state. ये चारों steady state में नोट हो गए। अभी जो T1, T2, T3, T4 था, अब वो theta 1, theta 2, theta 3, theta 4 बन गया। क्या फॉर्मूला लगाएंगे, फॉर्मूला देखते हैं। के के का मतलब थर्मल कंडक्टिविटी, एम का मतलब मास ऑफ द वाटर कलेक्टेड पर सेकंड, एक सेकंड में कितना मास कलेक्ट किया है पानी का वो। डी, स्मॉल डी आपका डिस्टेंस बिटवीन T1 एंड T2, दो थर्मामीटर हमने रॉड के बीच में लगाए हैं, कॉपर रॉड के, उन दोनों बीच में जो डिस्टेंस होगा वो होगा स्मॉल डी। थीटा 3 वो टेम्परेचर होगा जो पानी को गर्म करके बाहर निकाल रहा है। अभी वो डायग्राम में देखोगे ना तब आपको पता चलेगा, ठीक है। थीटा 4 भी, ये चारों जो है ना, थीटा 3, थीटा 4, थीटा 1 और थीटा 2, ये स्टेडी, रुके हुए, जो एकदम शांत हो गए हैं, अब जो कांस्टेंट हो गए हैं वो वाले हैं, ठीक है। और इनके कांस्टेंट होने के पीछे भी वही कहानी है जो कैलेंडर एंड बर्न्स के पीछे थी। तो थीटा 1 एंड थीटा 2 स्टेडी टेम्परेचर्स एट द टू फिक्स पॉइंट्स ऑफ द रॉड इन स्टेडी स्टेट। स्टेडी स्टेट में जो दो टेम्परेचर आएंगे, ओके। थीटा 3 एंड थीटा 4 भी वही लिखा है, लेकिन वो एंट्रेंस है, ये सेंटर में है। T1 और T2 सेंटर में है, तो थीटा 1 और थीटा 2 भी सेंटर के हैं। T3 और T4 बाहर एंट्री के पॉइंट के हैं, तो थीटा 3 और थीटा 4 भी एंट्री पॉइंट के ही हैं। अब डायग्राम देखेंगे और यहीं से सारा प्रोसीजर समझेंगे। स्टेप नंबर 1, पानी का फ्लो मेंटेन करो। कैलेंडर एंड बर्न्स में भी यही बोला था, पानी का फ्लो मेंटेन करो। पानी ड्रॉप 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 करके आना चाहिए बाहर। कहां से, जहां से उसका एग्जिट पॉइंट है। अब देखिए, ध्यान दीजिएगा, एक तरफ वाटर लिखा हुआ है, राइट से लेफ्ट देखिएगा, ठीक है। सबसे पहले वाटर लिखा है, ये क्या कर रहा है, इस लेवल टैंक के अंदर पानी भर रहा है, ठीक है। और ये जो सिंक है इस पानी के लेवल को मेंटेन कर रही है, इससे ऊपर नहीं जाएगा पानी, पानी इस लेवल पे मेंटेन रहेगा, और जाएगा तो वो पानी श्रिंक आउट हो जाएगा। फिर आगे पानी एंटर कर रहा है T4 में, T4 में पानी एंटर कर रहा है। फिर अंदर T4 के अंदर जाके ये रॉड, कॉपर रॉड के ऊपर ऐसे घूम के T3 से बाहर आ रहा है, और T3 से बाहर आते आते ये रॉड पाइप के अंदर नहीं घुस गया है, ऊपर देखिए ध्यान से पिंच कॉक लिखा हुआ है। वो पिंच कॉक आपका पानी का फ्लो मेंटेन करने में हेल्प करेगी। मुझे इस वार्म वाटर आउटलेट पे ड्रॉप 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 पानी चाहिए, ड्रॉप 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 पानी से ही वो कंडीशन स्टेडी होगी। और ये पानी की ड्रॉप 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 आपको पहले मेंटेन करनी है स्टीम भेजने से। क्यों, क्योंकि अगर आपने बीच में ऐसा करा तो ये सारे टेम्परेचर स्टेडी नहीं हो पाएंगे, उथल पुथल हो जाएंगे, कोई कुछ हो रहा है कोई कुछ हो रहा है, तो हम स्टेडी स्टेट मेंटेन ही नहीं कर पाएंगे। तो जैसे कैलेंडर एंड बर्न्स में हम लोगों ने सबसे पहले पानी का फ्लो मेंटेन किया था, उसी तरीके से यहाँ पर भी सबसे पहले पानी का फ्लो मेंटेन करेंगे। पानी का फ्लो मेंटेन करने के बाद हमें क्या करना है, ये सब कर लिया। टेम्परेचर जो इनिशियल टेम्परेचर्स हैं चारों थर्मामीटर पे, वो जो कि रूम टेम्परेचर होंगे, वो चारों आप नोट करके एक जगह पे रख लीजिए, ठीक है। क्योंकि हमें लोगों को कुछ फर्दर में यूज आ सकता है, तो हम उसको रख लेते हैं कि भाई भविष्य में कोई काम आ जाए, तो हम उसको रख लिया। रख लिया, पानी का फ्लो मेंटेन कर लिया, ये कर लिया। अब बारी आई स्टीम डालने की। अच्छा, दूसरी बात, ये बीकर बार बार भर जाएगा वार्म वाटर वाला ना, तो इसको पानी को फेंकते रहना है, और पानी चालू रखना है ताकि मेरे इस कांस्टेंट टैंक में भी पानी खत्म ना हो जाए। तो कई प्रोसेस करनी है ना। पहले पानी को उस वाटर टैंक में भी भर के रखना है, और पानी का आउटलेट भी करते रहना है, ड्रॉप 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 करके। और इस तरीके से मेंटेन करना है कि पानी खत्म ना हो और पानी आता भी रहे। फिर क्या करें,
अब हम करेंगे स्टीम की एंट्री। अब होगी स्टीम की एंट्री। तो हमने अपना हॉट प्लेट ऑन किया, पानी को गर्म होने दिया 100 डिग्री सेल्सियस पे, तो स्टीम आएगा। 100 डिग्री सेल्सियस पे पानी को उबलने दीजिए जोरदार बढ़िया तरीके से, और स्टीम की एंट्री होगी आपकी स्टीम इनलेट से, और वही स्टीम बाहर जाएगा स्टीम आउटलेट से। प्रिकॉशन नंबर 2, स्टीम आउटलेट पे हाथ मत रखना, हाथ जल जाएगा। स्टीम आपका हाथ जला देती है। ये एक क्वेश्चन था, याद रखो। पानी ज्यादा तेज गर्म क्या होता है? पानी की स्टीम, तो आंसर है स्टीम। ठीक है, अब इसका रीजन क्या है कमेंट में लिखना। तो स्टीम इनलेट से आई स्टीम, और स्टीम आउटलेट से बाहर गई स्टीम। अब क्या होता है, 8th क्लास में पढ़ा था कि हीट ट्रेवल करेगी इस कंडक्टर में। तो यहां से स्टीम इनलेट से लेकर सी पॉइंट तक, जहां पे ये हमारा एंट्रेंस ऑफ वाटर बना हुआ है, वहां तक स्टीम जाएगी और इस पूरी रॉड को गर्म करेगी। तो T1 और T2 किसी ना किसी टेम्परेचर पे इंक्रीज करना शुरू करेंगे, और पानी उस रॉड से गर्म होना शुरू करेगा। पानी गर्म होना शुरू करेगा, T1 T2 राइज करना शुरू करेंगे, और T3 भी राइज करना शुरू करेगा। और T4 की मर्जी है, T4 को कायदे से तो राइज नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो तो नॉर्मल पानी जो आ रहा है उसका टेम्परेचर ले रहा है। तो T4 तो भैया थोड़ा सा मुश्किल है राइज करना, लेकिन T1 T2 T3 को राइज करना है। और ये करते रहेंगे। कब तक करते रहेंगे? जब तक स्टेडी स्टेट ना आ जाए। तो यहाँ पे ये पूरा सेटअप करने के बाद आपको शांति से बैठ जाना है, और अपने जीवन के बारे में सोचो, थोड़ा सा इसकी थ्योरी पढ़ लो, जो करना है करते रहो। अब आपको वेट करना है। वेट करते रहो करते रहो करते रहो। कैसे पता चलेगा स्टेडी स्टेट आ गई? आखिर पता कैसे चलेगा? दो तरीके हैं। या तो एज्यूम करिए कि 10 मिनट हो गए, हिल नहीं रहे अपनी जगह से, तो ये स्टेडी स्टेट है। तो 10 मिनट के, अगर आपने देखा एक जगह टेम्परेचर रुके हुए हैं और 10 मिनट तक रुके हुए हैं, तो उसको हम कहते हैं स्टेडी स्टेट। सेकेंड कंडीशन है T3 और T4। T3 और T4, ध्यान से सुनना। 10 मिनट बाद जब आपने देखा हाँ भाई स्टेडी स्टेट आ गई, T3 और T4, इन दोनों के बीच का जो टेम्परेचर का डिफरेंस है, वो 8 डिग्री से लेकर 10 डिग्री के बीच में हो, या थोड़ा सा और कम 5-6 डिग्री तक। अगर इतना आ गया तो समझ जाओ स्टेडी स्टेट पक्का आ गई है। 10 मिनट वाला कॉन्सेप्ट बेटर है, कि 10 मिनट तक वो चेंज ही नहीं हो रहा था, तो डेफिनेटली स्टेडी स्टेट आई गई है। तो ये स्टेडी स्टेट का मामला हो गया। अब क्या करना है, जो T1 है स्टेडी स्टेट पे θ1 बन गया, T2 स्टेडी स्टेट पे θ2 बन गया, T3 स्टेडी स्टेट पे θ3 बन गया, और T4 स्टेडी स्टेट पे θ4 बन गया। बन गए जी? ठीक है, बन गए ना? अब क्या करें? हो गया। अब आगे बढ़ेंगे। क्या करना पड़ेगा? ये जो पानी इसमें इतनी देर से भर रहा था उसको पूरा, अब पूरा स्टेडी स्टेट आ गई, अब सारा पानी फेंक दो। हाथ में ले लो स्टॉप वॉच। बीकर लगते ही तुरंत स्टॉप वॉच आप ऑन करें, और 2 मिनट तक, 3 मिनट तक, 4 मिनट, जितना मन करे उस पानी को भरने दीजिए। मान लो 2 मिनट तक मैंने उसकी ऑब्जर्वेशन लेनी है, 2 मिनट ऑफ, इसको बाहर करा और इसका वेट निकाला कि 2 मिनट यानी कि 120 सेकेंड्स में इसका मास कितना है। तो 120 सेकेंड्स में मैंने उसका मास कैलकुलेट करा, और फिर 120 सेकेंड्स में कुछ मास आया मेरा एक्स ग्राम, मेरा कुछ मास आया। तो 1 सेकेंड में कितना आएगा? x डिवाइड बाय 120। ठीक है, ये ऑब्जर्वेशन टेबल देखेंगे। इसी तरीके से अगले 2 मिनट के लिए ली, इसी तरीके से अगले 2 मिनट के लिए ली, और इसी तरीके से अगले, ऐसे 2 3 4 रीडिंग्स आपने ले ली। ठीक है, अब θ1 θ2 θ3 और θ4 आपके पास 4 वैल्यूज हैं। ठीक है, आपने इन चारों को लिखा, आपने मास कैलकुलेट करे, तो ये आपका एक बार का प्रोसेस हो गया। ठीक है, और अब ये प्रोसीजर लिखा है, एक बार अगर आप इसको देखना चाहें तो पीडीएफ भी पड़ा है, वहां रीड कर सकते हैं, अदरवाइज आप लोग इसको मेरे जो बोले हुए शब्द है उससे समझ सकते हैं दोबारा से एक बार बैक पीछे करके। ठीक है, तो ऑब्जर्वेशन के लिए ये वाली टेबल बाद में बताएंगे, पहले ये वाली बताएंगे। सीरियल नंबर लिखा, टाइम इन मिनट्स, 2 मिनट के लिए रीडिंग लेते हैं। θ1 θ2 θ3 और θ4 2 मिनट के अंतराल पे चेक करेंगे। और देखो ये सारे क्या 2-2 मिनट के हैं, है ना? तो इसमें ये मत समझना कि मतलब आपने फिर पहले 2 मिनट के लिए लिया, फिर 4 मिनट के लिए लिया, फिर 6 मिनट के लिए, इस तरीके से। ठीक है, आप ऐसे कर सकते हो कि 2-2 मिनट के लिए 2-3 बार ले लो, एंड देन आप इसको एवरेज ले लो। ठीक है ना? तो θ1 θ2 θ3 और θ4 ये लिख लिए।
मेरा मानना ये है कि आप 1 से 2 रीडिंग लें बस। 2 रीडिंग में आपका काम हो जाएगा। आप 4, 6, 8, 10 रीडिंग ना लें। और कायदे से तो मैं बोलूँ एक ही रीडिंग लीजिए, क्योंकि एक ही रीडिंग में इसका आंसर आएगा। ठीक है, क्योंकि वो टेम्परेचर तो ऑलरेडी कांस्टेंट हो चुका है, स्टेडी हो चुका है। अब उसकी स्टेडी स्टेट को चेंज करने के लिए आपको स्टीम का फ्लो बदलना पड़ेगा। जब स्टीम का फ्लो बदलेंगे तब टेम्परेचर रॉड का कम ज्यादा होगा। जब रॉड का टेम्परेचर कम ज्यादा होगा तब वो स्टेडी स्टेट्स बदलेंगे, फिर उसमें 45 मिनट लगेंगे। तो आप जब एक बार रीच कर गए हैं तो आप एक ही फिर उस पर अमल करें। ठीक है, तो चारों टेम्परेचर आपने लिखे। मास ऑफ वाटर कलेक्टेड, 2 मिनट में कितना मास कलेक्ट किया पहले वो लिखेंगे। ठीक है, 2 मिनट में आपने कितना मास कलेक्ट किया वो लिखेंगे। टाइम ऑफ वाटर कलेक्टेड आफ्टर स्टेडी स्टेट। ठीक है, ये तो 2 मिनट ही था, ये हटाओ, यहां से हटाओ इसको। 2 मिनट के लिए हमने कलेक्ट किया। और फिर मास ऑफ वाटर कलेक्टेड पर सेकेंड। अब वो कैसे करेंगे, 120 डिवाइडेड बाय, सॉरी, जो मास कलेक्ट किया है उसको 120 से डिवाइड कर देंगे। तो 4 टेम्परेचर आ गए, टाइम आ गया, और मास ऑफ वाटर कलेक्टेड आ गया, कितना मास हमने पानी कलेक्ट किया। ठीक है, इन सेकंड हमें ये लास्ट टेबल यूज करनी है। स्मॉल एम मेरा लास्ट टेबल है। ठीक है, अब वापस चलते हैं जरा फॉर्मूले पे। कहाँ गया फॉर्मूला, ये रहा। अब स्मॉल एम मास ऑफ वाटर पर सेकंड में कलेक्ट किया, निकल गया। थीटा 3 मिल गया, थीटा 4 मिल गया, थीटा 1 मिल गया, थीटा 2 भी मिल गया। बचा क्या, डी और ए। अच्छा, बात ऐसी है, अभी आप लोगों ने ऑपरेटर्स देखा कि क्या तामझाम है, ये डब्बे डब्बे लगे हैं इसमें, कैसे मामला इसका हो। दो बातें हैं, या तो टीचर आपको डी की वैल्यू, डी क्या है पहले ये समझ लो। जो T1 और T2 है, जो T1 और T2 जो रॉड के बीच में है, जो रॉड के टेम्परेचर को मेजर कर रहे हैं, वो वाला जो डिस्टेंस है दो थर्मामीटर के बीच में, वो स्मॉल डी है। और जो एरिया है वो क्रॉस सेक्शनल एरिया पाई आर स्क्वायर है, वो है रॉड का। ठीक है, तो ये जो क्या कहते हैं आपका टेम्परेचर डिस्टेंस बिटवीन टू, क्या कहते हैं ये डिस्टेंस बिटवीन टू जो है थर्मोमीटर, ये आपका स्मॉल डी है। या तो ये आप निकालने के लिए आपको टीचर बोलेंगे, तो आप नॉर्मली स्केल से मेजर कर सकते हैं दो थर्मोमीटर के बीच का डिस्टेंस। अदरवाइज ये डिस्टेंस आपको गिवन होगा, अपनी लैब में पूछेंगे तो ये डिस्टेंस आपको बताया जाएगा। सेम फॉर एरिया, एरिया भी आपको कहीं ना कहीं बताया जाएगा, चाहे रेडियस बताएं चाहे डायमीटर बताएं, ये आपको बताया जाएगा। क्योंकि इस एपरेटस को खोलकर इसमें से रॉड निकाल कर फिर उसका टेम्परेचर नापकर फिर उस रॉड को लगाकर, ये तो मामला वही बहुत लंबा है, बहुत लंबा मामला है। तो ऐसा नहीं करेंगे, वो ऐसा नहीं करेंगे, वो आपको बता देंगे। और नहीं बताएंगे तो फिर आपको वर्नियर कैलिपर यूज कर करा के उसको करना पड़ेगा। और वर्नियर कैलिपर का यूज फिर आप लोगों को मेरे हिसाब से तब तक तो आ ही जाएगा। ठीक है, ये वैसे बैड कंडक्टर का कॉन्सेप्ट नहीं है, ये तो अंदर लगा हुआ है इसके, तो मेरे हिसाब से वो आपको निकाल कर नहीं देंगे, आपको वो बता देंगे। ठीक है, 92% चांसेस ये हैं कि वो आपको डायरेक्ट बताएंगे। ठीक है, और ना बताएं तो फिर आप वर्नियर कैलिपर का इस्तेमाल करके उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। ऑब्जर्वेशन में डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स अलोंग द बार बिटवीन थर्मामीटर T1 एंड T2, मैंने भी बताया स्मॉल डी, आपको वो लिखना है। और वर्नियर कैलिपर्स का जो हिसाब किताब मैंने इस टेबल के लिए दिया है, ये है ना, मेरे हिसाब से वो एरिया आपको देंगे, तो आप ये सारा हिसाब किताब काट दीजिएगा और नॉर्मली लिख दीजिएगा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शनल, है ना, ऑफ कॉपर रॉड इज डैश सेंटीमीटर स्क्वायर। वो आप नॉर्मली इसको लिख दीजिएगा, ये हटा दीजिएगा सब कुछ। और अगर नहीं दिया हो तो फिर वर्नियर कैलिपर्स के लिए एक अलग हम लोग उसको बनाएंगे। ठीक है, ये वाली टेबल आपको समझ में आ गई, सर्च का पूरा प्रोसीजर आपको समझ में आ गया। किसी तरीके से फिर से टेम्परेचर को कांस्टेंट करना है। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ के यूजिंग इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 के लिए अब सारा का सारा हिसाब किताब हमें मिल गया, एम पता चल गया, जो कि पर सेकंड में आएगा। एम जो आएगा, एक्स को 120 सेकंड्स यानी कि 2 मिनट से डिवाइड करके आएगा एम। डी दो टेम्परेचर के, दो थर्मामीटर T1 एंड T2 के बीच का डिस्टेंस। थीटा 3 वो याद करो जहां से पानी, गर्म पानी बाहर निकला। थीटा 4 वो जहां से ठंडा पानी अंदर आया। T1 और T2 अब बन गए थीटा 1 थीटा 2, क्योंकि सबके सब कांस्टेंट हो गए, सबके सब स्टेडी हो गए। और स्टेडी के दो कंडीशंस मैंने बता दिए। तो ये सब है, इस फॉर्मूले में लगाओ,
सब कुछ करो, कैलकुलेशन करने के बाद कुछ आंसर आएगा, उस आंसर को लिख लो यहाँ पे। द थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ कॉपर ऑब्टेन्ड एक्सपेरिमेंटली, स्पेस छोड़ रखा उसको भर लो। अब जो थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ कॉपर की स्टैंडर्ड वैल्यू है वो है 0.918, 0.918 कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेल्सियस पर सेकेंड, ये है। तो क्या करोगे, जैसे परसेंटेज एरर निकालते हैं, है ना, ऑब्जर्व वैल्यू माइनस कैलकुलेटेड वैल्यू अपॉन ऑब्जर्व वैल्यू इनटू 100 का परसेंटेज निकालकर उस परसेंटेज को आप निकालोगे और परसेंटेज एरर लिखोगे कि आपकी वैल्यू कितने एरर में आ रही है। 3%, 4% तक का एरर चलेगा, 10-12% का एरर मत लाना, ठीक है। 0.1% से लेकर 2%, 3% तक का एरर चलता है, 10%, 12% का एरर नहीं चलते, है ना। वो 12% का एरर नहीं होता, उसको कहते हैं एक्सपेरिमेंट गलत होना, ठीक है। तो वो वाला हिसाब किताब मत रखना, इजीली बहुत प्यार से सुकून से बैठ के एक ही रीडिंग निकालनी है, इसे सोच के आराम से करना। प्रिकॉशन क्या है, वाटर इज ऑलवेज फ्लो विद अ कांस्टेंट वाटर लेवल टैंक, कॉन्स्टेंटली फ्लो करना चाहिए, और ये कांस्टेंट फ्लो आपको पहले बनाना है, मैंने बता दिया। द स्टेडी पोजीशन शुड बी अटेन्ड करेक्टली, स्टेडी स्टेट अटेन करने का तरीका भी बता दिया, और करेक्टली आनी चाहिए, है ना। water should be collected 3 to 4 times and mean value of water collected per second should be calculated। अब ये कह रहे हैं 3-4 बार ले लो वाटर की, मैंने तो एक रीडिंग के लिए बोला था, ये 3-4 बार कह रहा है तो 3-4 बार ले लो, लेकिन 2-2 मिनट के ही गैप पे लेना, 2-2 मिनट के ही गैप पे आपको लेने हैं, ये नहीं कि 2 पे ले रहे हैं फिर 5 पे ले रहे हैं फिर 12 पे ले रहे हैं, वो तो डेफिनेटली अलग आएगा। हमें 2-2 मिनट के गैप पे ही लेना है, तभी आपका वो आएगा। द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन ऑफ रेट ऑफ फ्लो ऑफ वाटर शुड बी मेड एंड देयर मीन वैल्यू शुड बी यूज फॉर कैलकुलेशन, ये भी मीन वैल्यू के लिए कह रहा है, ठीक है। और ये सब इसमें बातें लिखी हुई हैं। तो ये था आपका सर्ल्स एपरेटस का एक्सपेरिमेंट, पूरा का पूरा समझने के लिए। अब देखो इसमें सर्ल्स में और कैलेंडर बंस में क्या फर्क है, यहाँ पे स्टीम से काम हो रहा है, वहां पे करंट से काम हुआ था। वहां तो वोल्टेज बदलो फिर करंट बदलो, और फिर पानी गर्म हो रहा है करंट के कारण, यहाँ पे रॉड गर्म हो रही है, पानी गर्म हो रहा है स्टीम के कारण, यहाँ पे पानी गर्म हो रहा है स्टीम के कारण, वहां पे पानी गर्म हो रहा था करंट के कारण। तो सबसे बड़ा डिफरेंस इसमें ये, लेकिन कांस्टेंट इसमें भी करना है, कांस्टेंट उसमें भी करना था। तो ये था एक्सपेरिमेंट हमारा कैलेंडर एंड बर्न्स से मिलता जुलता, थोड़ा सा अलग, थोड़ा सा अलग था, लेकिन यही था जो था। मिलते हैं नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट में, तब तक के लिए इस एक्सपेरिमेंट को ध्यान से समझिए, 2-3-4 बार समझिए, जितनी बार समझना उतनी बार समझिए, और अच्छे से इस एक्सपेरिमेंट को तैयार कर लीजिए, ताकि फ्यूचर में कॉलेजेस खुलते हैं तो आप इस एक्सपेरिमेंट को 100% सही करें, परसेंटेज एरर 0.2% से ज्यादा ना निकालें, ठीक है। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।